अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद भी क्यों बीजेपी को भव्य जीत नहीं हाथ आई? बीजेपी का दावा, मजहब खतरे का शिकार। इंडिया इत्तेहाद बोली कि अवाम चाहती है रोजगार। इंतखाबात में क्या वाजे हुआ अब की बार? 400 पार के साथ ही आइन बदलेंगे, क्या बीजेपी के यही दावे उनकी मेजॉरिटी पर भारी पड़ गए? बीजेपी की लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियत के टूटने की क्या वजह रही? आने वाले दिनों में किसकी हुकूमत बनती नजर आ रही है और क्या इस पर लोगों का कहना है? चलिए आपको बताते हैं। 4 जून 2024 एक बेहद ही ज्यादा तारीखी दिन माना जा रहा है, क्यों ना कि इस दिन लोकसभा इंतखाबात 2024 के नतीजे निकलकर सामने आए। हालांकि 1 जून की शाम सभी नेशनल चैनल्स पर एग्जिट पोल चलना शुरू हो गए थे और बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए को सभी एग्जिट पोल में एक बहुत ही भारी अक्सरियत दी गई और बीजेपी के दावों के मुताबिक लगभग उन्हें हर पोल में 350 से 400 के बीच में सीटें दी जा रही थी और इंडिया ब्लॉक को 130 से 180 के बीच में ही रखा गया था। पर न्यूज इनसाइडर की जानिब से 3 जून को एग्जिट पोल चलाया गया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि नेशनल एग्जिट पोल बड़े दावे कर रहे हैं, पर हमारी की गई रिसर्च के मुताबिक एनडीए के पास 300 से 310 के बीच में ही सीटें आएंगी और लगभग ऐसा ही कुछ देखा भी गया कि एनडीए 292 तक सिमट गई। अब जैसा कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल नहीं होते और एग्जैक्ट पोल में कहानी पूरी तरह से बदल गई। इंडिया इत्तेहाद 230 के पार हो गया और 370 सीटों वाली बीजेपी 240 में ही सिमट गई और 400 पार वाली एनडीए 292 सीटों में आ गई। यानी कि सभी मिलाकर भी एनडीए 300 तक नहीं पहुंच पाई, जो कि उनके लिए काफी बड़ा धचका था और ये धचका बीजेपी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में लगा है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से बीजेपी ने अपने दम पर 33 सीटें हासिल की और अपने इत्तेहादियों के साथ 36 और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने खुद के बलबूते पर ही 37 सीटें हासिल की। बात बीजेपी के 2014 और 2019 के ग्राफ की करें तो यूपी में 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी और 2019 में 69, तो इस बार सिर्फ 33 सीटें हाथ लगना एक बहुत ही बड़ा धक्का जरूर है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी बीजेपी के खिलाफ देखा गया, जहां पर बीजेपी ने 48 सीटों में से सिर्फ 9 सीटें हासिल की और एनडीए के साथ 17, जबकि 2019 में बीजेपी को महाराष्ट्र से 23 सीटें हासिल हुई थी। और इसी तरह से मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने 29 सीटें हासिल करके बीजेपी को कहीं दूर पीछे छोड़ दिया। इस बार के इंतखाबी नतीजे में ये साफ तौर पर देखा गया कि बीजेपी उन जगहों पर हारी है जहां पर एक मजहब के लोग ज्यादा तादाद में रहते हैं, जिनका मुद्दा बीजेपी बार बार से उठाती रही है। क्यों ना कि ये वाज़ेह है कि बीजेपी प्रो हिंदू पार्टी है, पर फिर भी क्या वजह रही जो ऐसी ही जगहों पर बीजेपी हारी? चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ और क्यों अयोध्या जैसी जगह पर बीजेपी को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। फैजाबाद सीट, जिसका अयोध्या एक हिस्सा है, उसे बीजेपी के लीडर लल्लू सिंह मैदान में उतारे गए थे और उनके सामने समाजवादी पार्टी के लीडर अवधेश प्रसाद, एक दलित रहनुमा और 9 बार की एमएलए रह चुके, वो मैदान में आए थे और लल्लू सिंह को भारी मात देने की वजह रही वहां के लोगों का नजरिया। आपको बताएं तो बीजेपी के लल्लू सिंह उन लीडरों में से हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि 400 पार अक्सरियत आने पर मुल्क के आईन को बदल दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया, क्यों ना कि मुल्क के लोग आईन को नहीं बदलना चाहते। पर फिर भी एक बड़ा सवाल कि अयोध्या एक ऐसी जगह जहां पर मोदी हुकूमत की जानिब से राम मंदिर बनाया गया, एयरपोर्ट बनाया गया, सड़कों को बड़ा किया गया, जिससे सिर्फ मुल्क की मीडिया में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्कों की मीडिया में भी मकबूल बनाया गया और उसका जश्न जोरों शोरों से किया गया। फिर भी वहां की आवाम बीजेपी से खुश क्यों नहीं थी? तो लोगों से जब हमने इस बारे में बात की, जानना चाहा, तो जानने की कोशिश की, तो लोगों ने बताया कि पेपर लीक एक बड़ी वजह है, क्यों ना कि कई सारे नौजवान इसका शिकार हुए हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद वो अपने खेतों में काम करने लग गए। लोगों ने बताया कि फैजाबाद के एमपी ने उस इलाके के लिए कभी भी काम किया ही नहीं, जो भी काम हुआ वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए हुआ, चाहे राम मंदिर का हो या राम पथ का काम हो, सब बाहर से आने वाले लोगों के लिए हुआ है। ये भी बताया गया कि यहाँ तक के जो लोग आज तक राम मंदिर में गए, उनमें से बहुत ही कम तादाद में लोग होंगे जो असल में अयोध्या के होंगे, बाकी सभी के सभी बाहर से आए हुए थे और बाहर से आए हुए लोगों को खुश करने के लिए ही काम हुआ। जब इलाके के लोगों की परेशानी को नहीं सुना गया, लोगों की दुकानों को खत्म कर दिया गया, जमीनों को छीना गया, एयरपोर्ट बनाने के वक्त या फिर सड़कें बड़ी करने के वक्त, तो जो लोगों को मुआवजा देने की बात की गई थी वो मुआवजा भी कभी नहीं दिया गया। और यही बात फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के काउंटिंग एजेंट लक्ष्मीकांत तिवारी की जानिब से भी कबूल की गई। उन्होंने भी कहा कि कई मकामी मसाइल के चलते ये नताइज सामने आए हैं।
लोगों में जमीन के हवाले से हुए धोखों के लिए बड़ा गुस्सा है, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है और आइन को बदलने के दावों ने लोगों को खौफजदा करके बीजेपी के खिलाफ वोट देने पर मजबूर कर दिया था। बात मुल्क भर की करें तो 2014 और 2019 के मुकाबले में बीजेपी की अक्सरियत टूटने के पीछे की वजह भी यही बताई गई है कि बीजेपी के लीडरान की जानिब से कभी भी असली मुद्दों को नहीं उठाया गया जिससे लोग मुतासिर हो सके। उनकी जानिब से मजहबी सियासत को ज्यादा तवज्जो दी गई। कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंतखाबी रैलियों में दिए गए बयानों को टटोला और ये दावा किया कि उन्होंने 758 बार खुद का नाम लिया, 421 बार मंदिर के बारे में बात की और 224 बार मुसलमानों, अक़लियतों और पाकिस्तान के बारे में बात की। पर इनमें से एक बार भी महंगाई और बेरोजगारी पर कोई भी बयान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि बीजेपी की जानिब से अपनी पार्टी मैनिफेस्टो में भी महंगाई या बेरोजगारी जैसी बातों को कोई जगह नहीं दी गई, ऐसा लोगों ने दावा किया। इस बात को हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी कहा कि बीजेपी किसानों की मांगों को, बेरोजगारी को, अग्निवीर स्कीम को, लॉ एंड ऑर्डर को और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाने में नाकाम रही है और दिल्ली के जंतर मंतर पर मुल्क की पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ ये सब ने देखा ही है और यही वजह है कि बीजेपी की मेजॉरिटी इस बार टूट कर रह गई। अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम को लेकर भी मुल्क भर के नौजवानों में बीजेपी के खिलाफ बड़ा गुस्सा था और इस मुद्दे को कांग्रेस की जानिब से बेशुमार उठाया गया और वादा भी किया गया कि वो हुकूमत बनाते ही इस स्कीम को खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि बीजेपी ने जो बाकी पार्टियों के मेंबरान को अपनी पार्टी में जोड़कर इंतखाबी मैदान में उतारा वो भी पार्टी के किसी काम नहीं आया और हिमाचल से पार्टी में शामिल किए गए 6 मेंबरान में से 4 को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिससे ये वाजे हो गया कि लोगों में उनके खिलाफ नाखुशी थी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक और बड़ी वजह बीजेपी के 2014 और 2019 के मुकाबले में 2024 की अक्सरियत टूटने की आरएसएस भी बताई जा रही है। जैसा कि न्यूज इनसाइडर की टीम की जानिब से एक पूरी तफसीलन रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया था कि आरएसएस इस बार बीजेपी से दूर होती दिखी है और कई बड़े न्यूज़पेपर्स ने भी इस बात का इंकशाफ किया और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी ये दावा किया था कि वो आरएसएस से दूर हो चुके हैं, उन्हें किसी वालिदैन के हाथ की जरूरत नहीं है, वो खुद से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि 2014 और 2019 के मुकाबले में इस बार आरएसएस खुलकर बीजेपी की हिमायत में नहीं आई थी और वो पहले के मुकाबले में इस बार बीजेपी की हिमायत में उतरी ही नहीं, जिससे भी बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगा है। बात आने वाले दिनों में हुकूमत बनाने की करें तो एनडीए के पास 292 सीटें हैं जिससे कि वो हुकूमत बना सकती है, पर अभी भी अफवाहों का बाजार पूरी तरह से इंडिया अलायंस की हुकूमत बनाने के हवाले से गर्म है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर एनडीए के साथ छोड़कर चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी और नीतीश कुमार यानी जेडीयू इंडिया अलायंस में वापसी कर लेते हैं तो इस बार की यह हुकूमत इंडिया अलायंस की बनेगी। फिलहाल के लिए ना तो नायडू और ना ही नीतीश की जानिब से ऐसा कोई बयान दिया गया जिससे कुछ कहा जा सके। दोनों ही एनडीए की मीटिंग में शामिल हुए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर कौन कब कैसे बाजी मारता है। फिलहाल कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि 7 तारीख को एनडीए की एक और मीटिंग है, वहीं 9 तारीख को नरेंद्र मोदी ही बतौर वजीर आजम हल्फ उठाएंगे। आगे क्या होगा, कौन वजीर आजम बनेगा, ये तो कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। आप एनडीए की टूटी अक्सरियत और इंडिया अलायंस के उभरने पर क्या ख्याल रखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिससे इस बार बीजेपी असरअंदाज हुई है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।